नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कुलदीप चैनल में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक संघ लोक सेवा आयोग का है, जिसे हम भारतीय राज्य व्यवस्था के एक संवैधानिक निकाय के रूप में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम शॉर्ट में यूपीएससी बोलते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, यूपीएससी भारत के बहुत से परिवारों का, छात्रों का एक बहुत बड़ा सपना रहता है कि हम यूपीएससी क्रैक करें और एक पावरफुल जॉब को प्राप्त करें। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं किसी को पता है तो मैं बता देता हूँ कि यूपीएससी क्रैक करने के बाद सिविल सर्विस के रूप में आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी और सेंटर में ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की जॉब मिलती हैं। वहीं अगर हम बात डिफेंस की करें तो एनडीए एंड सीडीएस इज ऑल्सो कम्स अंडर यूपीएससी। तो हम जो सपनों की बात कर रहे थे, जिनको हम यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से, यह न सिर्फ यूपीएससी क्रैक करने वाले छात्रों के लिए है, बल्कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से इस सेशन को देख रहे हैं उनके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। क्योंकि हर किसी का एक सपना होता है कि उसके कंधे पर सितारे लगें, या उसको कैप प्राप्त हो, या कि उनको एक गाड़ी मिले, या कि उनको एक बंगला मिले। उसके साथ साथ ये तो सारी क्या है, फैसिलिटीज़ हो गई, पावर्स हो गई। उसके साथ साथ वो देश की सेवा कर सकें, नागरिकों के बीच में रहते हुए समाज के उस पिछड़े व्यक्ति की वो सहायता कर सकें जो असहाय है, जो मुंह ताक रहा है कि सरकार उसके लिए कुछ करे। सरकार तो सीधे नहीं कर सकती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप यदि एक अधिकारी बनते हैं तो अवश्य उस व्यक्ति की सहायता कर पाएंगे। आगे देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में हम देखते हैं। पहले बेसिक चीज़ें कि संघ लोक सेवा आयोग क्या है। तो संघ लोक सेवा आयोग भारत की एक केंद्रीय भर्ती संस्था है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम संवैधानिक निकाय को पढ़ेंगे, तो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। कैसी है? ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। यह किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो वो है हमारा कार्मिक मंत्रालय। इसका गठन पहली बार 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। किसकी सिफारिश पर किया गया था? ली आयोग। अब 1926 में देश तो स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो कहने का मतलब आज जो यूपीएससी है, ये इसकी जो नींव है वो ब्रिटिश भारत में ही पड़ गई थी। स्वतंत्र भारत में अगर हम देखें तो इसकी स्थापना 26 अक्टूबर 1950 को एक संवैधानिक निकाय के रूप में हुई। और संवैधानिक निकाय, हम इस वर्ड को 2-3 बार बोल चुके हैं। क्यों है? क्योंकि इसकी स्थापना जो है वो संविधान के तहत हुई, अर्थात इसकी जो फंक्शंस के लिए प्रावधान हैं वो संविधान से लिए गए हैं। यानी कि संविधान में किसी भाग में किसी अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन किया गया है, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये संविधान में इसका वर्णन कहाँ पे किया गया वो भी हम देख लेते हैं। संविधान के 14वें भाग में, ये संविधान में कहाँ पे है? 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक में इसका वर्णन किया गया है। ये एक बेसिक चीज़ है और ये मैं आशा करता हूँ कि जो भी प्रतियोगी
परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं वे छात्र अवश्य इन फैक्टों को याद कर लें कि इसकी स्थापना कब हुई, ब्रिटिश भारत में इसकी स्थापना कब हुई, उसके लिए जो आयोग बनाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की, वर्तमान में ये संविधान के किस भाग में है और कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो यूपीएससी से डील करते हैं या उससे संदर्भित हैं। ये चीज़ें अच्छे से याद करते चलें और याद करने के लिए कोई और टाइम नहीं मिलेगा, आप हमारे साथ ही याद करते चलें। मैं इन शब्दों को इसीलिए इतनी बार बोलता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें भली भांति याद हो जाएं ताकि आपको क्लास के बाद कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट न डालना पड़े। अब हम देखेंगे संरचना, संघ लोक सेवा आयोग की संरचना क्या है। देखो, आयोग में एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं। अब यहाँ पे कुछ लिखा है, मतलब सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का वर्णन नहीं किया गया है। अब अगर आयोग की सदस्य संख्या का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है तो फिर ये किसके ऊपर छोड़ दिया गया, कौन इसका निर्धारण करता है? तो इसका निर्धारण राष्ट्रपति जी करते हैं, अर्थात यह शक्ति राष्ट्रपति को दी हुई है कि आयोग में कितने सदस्य होंगे। साधारणतया जो पारंपरिक रूप से संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या के संदर्भ में प्रचलन चला आ रहा है, उसमें अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सहित, अर्थात अगर 11 हैं तो मतलब एक अध्यक्ष और 10 सदस्य, और अगर 9 हैं तो एक अध्यक्ष और 8 सदस्य। अब हम देखते हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक यूपीएससी से संदर्भित हैं, तो हम उनके एक एक अनुच्छेद को देखते हैं कि प्रत्येक अनुच्छेद किस संदर्भ में बात करता है। जिनमें हमारा पहला है अनुच्छेद 315। तो अनुच्छेद 315 क्या कहता है, ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, अर्थात संघ, और संघ का मतलब केंद्र में और राज्यों का मतलब प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। यह बात संविधान के अनुच्छेद 315 से वर्णित होती है। अब हम देखते हैं, संरचना हमने देख ली, उसके बाद हम देखेंगे नियुक्ति कि जो हमारे अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। तो क्या राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं या उसके लिए कुछ अर्हताएं भी हैं? तो हम देखते हैं उनकी अर्हताएं, अर्थात उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए। तो संविधान में आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है, अर्थात संविधान में आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। कितने टाइम का अनुभव हो? 10 वर्ष। अब हम देखते हैं इनकी सेवा शर्तें। अब इनकी जो सेवा शर्तें हैं वो संविधान के अनुच्छेद 318 से शक्ति प्राप्त करती हैं या 318 से संबंधित हैं। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, सेवा शर्तों का संबंध अर्थात सेवा शर्तों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 318 में किया गया है। संविधान में आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का जो अधिकार है वह भी राष्ट्रपति जी को दिया गया है। संविधान में अनुच्छेद 318 के तहत यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति जी को दिया गया है। तो आपका संवैधानिक पक्ष भी क्लियर होता जा रहा है कि कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है और वो सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है, उस व्यक्ति का भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से वर्णन किया जा रहा है। अब हम देखते हैं इनका कार्यकाल, अर्थात यूपीएससी अर्थात आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना रहता है और यह संविधान के किस अनुच्छेद से डील करता है। तो वह है हमारा अनुच्छेद 316 अर्थात आर्टिकल 316। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य
पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करते हैं। कब तक? या तो 6 वर्ष की अवधि तक अथवा अपनी आयु की 65 वर्ष तक, जो भी इनमें से पहले होता है उस तक वह अपने पद को धारण करेंगे। दूसरा पॉइंट दिया गया है, वे कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, अर्थात वो इस चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं कि यदि उनको अपने पद से त्याग देना है तो वह राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। आगे हम देखते हैं सदस्यों की कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति कौन करता है और ये किन किन परिस्थितियों में हो सकती है। तो राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में, कितनी परिस्थितियों में? 2 परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। अब वो 2 परिस्थितियां कौन सी हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो हमारी पहली परिस्थिति है जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, और दूसरी परिस्थिति है जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति या अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा हो। तो हमारे पास 2 परिस्थितियां कौन सी हैं? एक तो वह है जबकि अध्यक्ष का पद रिक्त हो, और दूसरी वह है जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति या किसी अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा हो। कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य करता है जब तक अध्यक्ष पुनः अपना काम न संभाल लें, जब तक अध्यक्ष पुनः अपना काम न संभाल लें, या कि अध्यक्ष फिर से नियुक्त ना हो जाएं। जैसा कि हमने अपनी पहली कंडीशन में देखा था कि यदि उनका पद रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष पुनः नियुक्त ना हो जाएं। अब हम देखते हैं कि सदस्यों को उनके पद से किस प्रकार से हटाया जाता है, अर्थात उनके हटाने की क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले एक चीज़ ये स्पष्ट हो जाए कि यह संविधान के अनुच्छेद 317 से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? सदस्यों को उनके पद से हटाने का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 317 में किया गया है। क्या होता है इसमें? राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को निम्न परिस्थितियों में हटा सकते हैं, और वो निम्न परिस्थितियां हमारी क्या हैं? उनमें पहली परिस्थिति है का नंबर, अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। दूसरी परिस्थिति है यदि वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगा हो। कहने का मतलब ये है कि वो अपने पद पर रहते हुए किसी अन्य ऐसे कार्य से जुड़ा हुआ है जहाँ से उसको सैलरी की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक असक्षमता के कारण पद पर बने रहने योग्य नहीं है। तो अभी हमारे पास 3 स्थितियां हो गई जिनमें कि राष्ट्रपति जी अध्यक्ष या सदस्य को उसके पद से हटा सकते हैं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 317 में वर्णित हैं। जिनमें हमारी पहली स्थिति है यदि वह दिवालिया घोषित कर दिया जाए, दूसरी है वह अपनी पदावधि के दौरान कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगा हो, और तीसरी है जब वह मानसिक या शारीरिक असक्षमता के कारण पद पर बने रहने योग्य नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ कारण हैं, उनको हम यहाँ पे देखते हैं। इसके अतिरिक्त क्या कारण हैं? उनके कदाचार के कारण। यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया गया है, कदाचार। तो कदाचार में क्या होता है? किंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को यह मामला जांच के लिए उच्चतम न्यायालय में भेजना होता है। यदि मामला कदाचार का है तो उसमें क्या करना होता है? राष्ट्रपति को यह मामला जांच के लिए उच्चतम न्यायालय में भेजना होता है। अगर उच्चतम न्यायालय जांच के बाद बर्खास्त करने के परामर्श का समर्थन करता है, उच्चतम न्यायालय क्या करता है? उच्चतम न्यायालय जांच के बाद बर्खास्त करने के परामर्श का समर्थन करता है, तो राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्य को पद से हटा सकते हैं। ऐसे मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? ऐसे मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह कैसी है? बाध्यकारी है।
अर्थात यदि उच्चतम न्यायालय ने यह परामर्श दिया कि उस अध्यक्ष या सदस्य को हटाना है तो फिर राष्ट्रपति को उसे हटाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्य को निलंबित कर सकते हैं। यह उनकी इच्छा के ऊपर है। यदि वे चाहें तो उसको निलंबित कर सकते हैं। कब? उसकी जब जांच चल रही है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि ये शब्द कदाचार है क्या। हम किस चीज़ को कदाचार समझेंगे, हम किस कृत्य को कदाचार समझेंगे, तो उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। संविधान कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्य को कदाचार का दोषी माना जाएगा अगर वह नंबर 1 अर्थात का पॉइंट भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक हो। यानी कि एक तो वो अपने पद पे है ही, उसके अलावा भी वे सरकार के किसी संविदा या करार से संबंधित है। इसमें पॉइंट बी है हमारा, निर्मित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से या संविदा या करार में लाभ के लिए भाग लेता है। कब? जब वह लाभ के लिए भाग लेता है। यह दोनों कंडीशंस हैं जिनमें कि उसे कदाचार का दोषी माना जाएगा। अब हम देखते हैं आयोग के पास अपने कार्यों को करने के लिए, अपने कार्यों को निष्पक्ष रूप से करने के लिए, अच्छे से करने के लिए, दबाव व प्रभाव से मुक्त होकर करने के लिए कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो वो स्वतंत्रताएं क्या हैं, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। उनमें जो हमारी पहली स्वतंत्रता है वह यह है कि उनको पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। अर्थात आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जी की जब मर्जी होगी, जैसे मर्जी होगी, वो वैसे सदस्यों या अध्यक्ष को हटा दें। वो उनको उन्हीं आधारों पर हटा सकते हैं जो कि संविधान में वर्णित हैं। इस प्रकार उन्हें अपने पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। क्या है? उन्हें अपने पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है, जो कि उनको निष्पक्ष व स्वतंत्र कार्य करने के लिए एक स्वतंत्रता है। दूसरा है, हालांकि अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तें राष्ट्रपति तय करते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि इनकी सेवा की शर्तें कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करते हैं। लेकिन नियुक्ति के बाद इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे अलाभकारी परिवर्तन का मतलब है यदि उनके नियुक्ति के समय उनका पेमेंट 2 लाख है तो ऐसा नहीं है कि नियुक्ति के बाद 6 महीने बाद आप उनके पेमेंट को 1,80,000 कर दें। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अर्थात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का वेतन, भत्ते व पेंशन सहित सभी खर्चे भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। जब ये भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं, ऐसे में क्या है, ये भारित हैं। अब जो खर्चे भारित होते हैं उन पर संसद में मतदान नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आयोग के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं हो सकता। किसी और नियोजन का पात्र नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से ये बात थी अध्यक्ष के लिए। अगली बात है हमारी सदस्य के लिए। सदस्य अपने कार्यकाल के बाद आयोग का अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तो बन सकता है, उसके अलावा वह भारत सरकार या कि राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद, अपने कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता। अर्थात उसे दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। अर्थात वो योग्य नहीं होता है। यदि उसका एक बार कार्यकाल हो गया बीइंग ए सदस्य, तो वो दोबारा सदस्य के रूप में नहीं चुना जा सकता है, नहीं नियुक्त किया जा सकता है। हाँ, यदि वह सदस्य है तो उसको राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के लिए जरूर नियुक्त किया जा सकता है। अब हम देखते हैं आयोग के कार्य। तो जो आयोग के कार्य हैं उनका संविधान के अनुच्छेद 320 में वर्णन किया गया है।
आयोग के कार्यों का कहाँ पे वर्णन किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 320 में। संविधान के अनुच्छेद 320 के अनुसार हम देखते हैं कि आयोग के कार्य क्या क्या हैं। नंबर 1 यह है अखिल भारतीय सेवाओं। अब ये अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विसेज क्या हैं, जो हमने स्टार्टिंग में ही आपसे बात की थी। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस एंड IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये तीनों हमारी क्या हैं? अखिल भारतीय सेवाएं। आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि IFS मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस दोनों ही होता है, लेकिन ये जो अखिल भारतीय सेवा है वो हमारी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, जिसको कि 1966 में अखिल भारतीय सेवा के रूप में लागू किया गया था। उसके बाद केंद्रीय सेवाओं मतलब हमारी जो सेंटर की ग्रुप ए और ग्रुप बी की जॉब्स होती हैं, और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के लिए लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। इसका पहला कार्य क्या है? सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा कार्य है, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध करते हैं कि किसी ऐसी सेवा के लिए जिसके लिए विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, उसके लिए संयुक्त भर्ती की योजना व प्रवर्तन करने में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत आयोग किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह प्रदान करता है। अब ये जो किन्हीं मामले हैं, ये वही मामले होंगे जिनका कि राज्यपाल ने अनुरोध किया होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, निजी प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित विषयों में ये परामर्श देता है। वो हमारे जो परामर्श देता है वो कौन से विषय हैं? कई एक विषय हैं, पर हम एक नज़र उन पे डाल लेते हैं। सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर, जो भी हमारे सिविल पद हैं या जो सिविल सेवाएं, उनमें भर्ती की पद्धतियां क्या होनी चाहिए, उस विषय पर यह परामर्श देता है। पदोन्नति, एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में ये परामर्श देता है। सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में प्रोन्नति तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला या कि प्रतिनियुक्ति, जैसा कि आपको पता होगा राज्य से जब इनको सेंटर में डिप्यूट किया जाता था, प्रतिनियुक्त किया जाता है, उसके लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर और संबंधित विभाग प्रोन्नति की सिफारिश करता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत सरकार में सिविल सेवा की हैसियत में काम करते सभी अनुशासनिक विषय इसमें सम्मिलित हैं। निंदा, वेतन वृद्धि देने से इनकार, पदोन्नति देने से इनकार, धन हानि की पुनः प्राप्ति, पदावनति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से हटा देना, सेवा से बर्खास्त कर देना इत्यादि। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ई, जहाँ पर सिविल सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन के अंतर्गत उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा और उसके द्वारा खर्च की अदायगी का दावा करना। अर्थात यदि किसी सिविल सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन में उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई विधिक कार्यवाही की जा रही है तो यह उसकी प्रतिरक्षा करता है, अर्थात आयोग उसकी प्रतिरक्षा के लिए परामर्श करता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट एफ, भारत सरकार के अधीन काम करने के दौरान किसी व्यक्ति को हुई क्षति को लेकर पेंशन का दावा करना। अब यहाँ पे जो भी हमारे कर्मचारी अर्थात सिविल सेवक हैं, यदि उनको ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति होती है, शारीरिक क्षति की यहाँ पे बात की जा रही है, तो उनकी पेंशन का दावा करना और पेंशन की राशि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है या इसके लिए जो परामर्श का कार्य है वो आयोग करता है। नेक्स्ट है हमारा अल्पकालीन नियुक्ति, आवश्यकता पड़ने पर अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई इनको अपॉइंट करना है तो उसके लिए अब वो समय शॉर्ट टर्म क्या रहेगा, 1 वर्ष से अधिक तक व नियुक्तियों की
नियमितीकरण से संबंधित विषयों पर परामर्श देना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर एच, सेवा के विस्तार व कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाहों की पुनः नियुक्ति से संबंधित परामर्श देना। और अगला है हमारा निजी प्रबंधन से संबंधित अन्य विषय, ये अपना पर्सनल मैनेजमेंट। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के संपर्क करने में अनियमितता पाए जाने पर या बिना संपर्क किए कार्य करने पर सरकार के निर्णय को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। देखो अभी हमने जितने ये आई तक पॉइंट पढ़े थे ये सारे के सारे क्या थे, आयोग के परामर्श थे। किसके लिए? सरकार के लिए। लेकिन यहाँ पे उच्चतम न्यायालय यह बात कह रहा है कि यदि सरकार आयोग से परामर्श नहीं करती है या उनकी बात को ध्यान में नहीं रखती है तो भी सरकार के निर्णय को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है। अतः हमने जो भी ऊपर पढ़ा है वो सभी उपबंध कैसे हैं? मार्गदर्शक हैं, ना कि आवश्यक। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको स्पष्ट हो चुकी होंगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो वीडियो को एक बार बैक करें और पुनः देखें जिस जगह पे उनको डाउट है। मैं भरोसे के साथ और विश्वास के साथ कहता हूँ कि उनका वह संदेह स्पष्ट रूप से खत्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं उनके, ये तो थे मुख्य कार्य, कुछ अतिरिक्त कार्य भी हैं। आयोग को कुछ अतिरिक्त कार्य दिए जाते हैं। वो अतिरिक्त कार्य क्या हैं उनको हम यहाँ पे देखते हैं। जो इनको आयोग को अतिरिक्त कार्य दिए जाते हैं उनका संविधान के अनुच्छेद 321 में वर्णन किया गया है। वहाँ पे क्या कहा गया है? लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति, अर्थात संसद लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित कर सकती है संविधान के अनुच्छेद 321 के अनुसार। क्या है वो? संघ लोक सेवा आयोग को संसद द्वारा संघ की सेवाओं का अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है। कौन सा अतिरिक्त कार्य दिया जा सकता है? संघ की सेवाओं का। संसद संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में प्राधिकरण, कारपोरेट निकाय या सार्वजनिक संस्थान के निजी प्रबंधन के कार्य भी दे सकती है। अर्थात यह इनको कौन से और कार्य दे सकती है? प्राधिकरण, कारपोरेट निकाय या सार्वजनिक संस्थान के निजी प्रबंधन के कार्य। अतः संसद के अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का क्या किया जा सकता है? विस्तार किया जा सकता है। ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो संविधान के अनुच्छेद 321 के तहत। क्लियर? आगे देखते हैं इनका प्रतिवेदन, अर्थात ये रिपोर्ट अपनी किसको सौंपते हैं। तो जो रिपोर्ट प्रतिवेदन है यह संविधान के अनुच्छेद 323 में वर्णित है, जिसके अनुसार आयोग हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकृत नहीं की गई हो के कार्यों सहित संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। आयोग क्या करता है? अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है अनुच्छेद 323 के तहत, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। यदि सरकार ने रिपोर्ट के हो सकता है कुछ पहलुओं को अस्वीकार कर दिया हो, तो उस परिस्थिति में जिन भागों को उसने अस्वीकार किया है उसके लिए अस्वीकृत किए हुए सभी मामलों को संघ कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा स्वीकृत कराया जाना चाहिए। जिन सिफारिशों को सरकार ने अस्वीकार किया है उनको संघ कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा स्वीकृत कराया जाना चाहिए। अर्थात वहाँ पर चर्चा होनी चाहिए और इस चीज़ को कारण के सहित स्पष्ट किया जाना चाहिए। किसी स्वतंत्र न्यायालय या विभाग को आयोग के परामर्श को खारिज करने का अधिकार नहीं है। अर्थात आयोग ने जो परामर्श दिए हैं उनको कोई स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग खारिज नहीं कर सकता है। अब हम देखते हैं
आयोग की सीमाएं। आयोग पर कुछ सीमाएं हैं, वो क्या सीमाएं हैं उनको हम यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित विषय आयोग के कार्यों के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। जो अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं वही उसके लिए क्या हो गई, सीमाएं। तो इनमें हमारा पहला विषय है पिछड़ी जाति की नियुक्तियों पर आरक्षण देने के मामले पर आयोग की सीमा से बाहर है। यह मुद्दा आयोग की सीमा से बाहर है, अर्थात आयोग के पास पिछड़ी जाति की नियुक्तियों पर आरक्षण देने के मामले में कोई भी शक्ति या अधिकार नहीं है। पॉइंट खा, सेवाओं व पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के दावों को ध्यान में रखने हेतु आयोग के पास कोई भी शक्ति नहीं है। आयोग के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसके तहत वह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के दावों को ध्यान में रख सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आयोग या प्राधिकरण की अध्यक्षता या सदस्यता उच्च राजनयिक पद ग्रुप सी व डी सेवाओं के अधिकतर पदों के चयन के संबंधित मामले में आयोग के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्शन नंबर घ, किसी पद के लिए अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियां अगर वह 1 वर्ष से कम के लिए पद धारण करता है तो उसके लिए आयोग के पास कोई भी शक्ति नहीं है। आयोग के पास शक्ति कब आएगी, जब वह पद 1 वर्ष से अधिक समय के लिए धारण करेगा, जिसको कि हमने अतिरिक्त कार्य के रूप में देखा था। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा या विषय को हटा सकते हैं। यह राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वह आयोग के दायरे से किसी भी पद, सेवा और विषय को हटा सकते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा व पद के संबंध में आयोग से बिना परामर्श किए नियम बना सकते हैं। अर्थात राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं व पदों के संबंध में आयोग के बिना परामर्श के भी कुछ नियम बना सकते हैं। परंतु जो परंतु लग गया ना, यही मुख्य मुद्दा है। इस तरह के नियम को राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिनों तक के लिए कहाँ पे रखना है, संसद के सदन में रखना होगा। अर्थात राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उनको आयोग के बिना परामर्श के भी नियम बनाने के लिए क्या करना होगा, 14 दिन पहले उन नियमों को संसद के सदन में रखना होगा। और संसद के पास यह शक्ति है कि वह इसे संशोधित भी कर सकती है और खारिज भी कर सकती है। अब हम देखते हैं आयोग की भूमिका। आखिरकार आयोग की भूमिका क्या है, संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका क्या है। तो इसकी भूमिका को देखते हैं। संविधान आशा करता है कि आयोग भारत में मेरिट पद्धति का प्रहरी है। आयोग भारत में किस चीज़ का प्रहरी है, मेरिट पद्धति का। अर्थात यह मेरिट पद्धति को फॉलो करता है। यह प्रोन्नति या अनुशासनात्मक विषयों पर संपर्क करने पर अखिल भारतीय सेवाओं व केंद्रीय सेवाओं में भारतीय सरकार को सलाह देने से संबंधित है। और क्या है आयोग की भूमिका, सेवाओं में वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। जैसे अभी हमने बोला था IAS, IPS, IFS, उसके बाद IFS के बाद जैसे अपना IRS रहता है, ये सभी क्या हैं, क्लासिफिकेशंस हैं। वेतन या सेवाओं की स्थिति, कैडर मैनेजमेंट और उनकी ट्रेनिंग आदि से इसका कोई संबंध नहीं है, बल्कि यह कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा। किसके द्वारा, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 322। अनुच्छेद 322 आयोग के खर्चे से संबंधित है। किससे संबंधित है, आयोग के खर्चे से संबंधित है। अब हमें देखना है पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में आयोग से संबंधित पूछे गए प्रश्न। क्या देखना है, पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में आयोग से संबंधित पूछे गए प्रश्न। तो देखते हैं हमारे आयोग से संबंधित पूछे गए प्रश्न क्या हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1।
निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है? हमसे क्या पूछा गया, कौन सा कार्य नहीं है? विकल्प ए, संघ की सेवाओं के लिए नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करना। दूसरा है विकल्प बी, सभी अनुशासनात्मक मामलों पर परामर्श। उसके बाद विकल्प सी, भर्ती का तरीका। और विकल्प डी, आरक्षण का तरीका। आपको याद होगा हमने ऊपर ही पढ़ा था कि आयोग के पास SC ST के नियुक्तियों और पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित कोई भी शक्ति या अधिकार नहीं है, और हमसे यही पूछा गया कि इसका कार्य नहीं है। जो इसका अधिकार नहीं है वो इसका कार्य नहीं है, अतः विकल्प डी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आंसर, विकल्प डी करेक्ट आंसर, आरक्षण का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, संघ लोक सेवा आयोग के पहले भारतीय अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? क्या पूछा गया हमसे, पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है? देखो, हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को पढ़ें तो उसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि उसके पहले अध्यक्ष के बारे में ज़रूर देख लेना, क्योंकि अक्सर कर पहले अध्यक्ष से संबंधित क्वेश्चन किसी ना किसी विकल्प के रूप में पूछ ही लिया जाता है। तो हमारे पास विकल्प ए है HK कृपालिनी, विकल्प बी है RN बनर्जी, विकल्प सी है N गोविंदराजन और विकल्प डी है हेमलता सिंह। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर लगाएं, उसके बाद हम इसका आंसर देते हैं। तो इसका सही आंसर है HK कृपालिनी, विकल्प ए। HK कृपालिनी जी ने अप्रैल 1947 में पदभार ग्रहण किया था और जनवरी 1949 तक इस पद पर बने रहे थे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को हमने पढ़ाया था आपको, अगर आपको याद होगा। किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? हमसे क्या पूछा गया, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? वर्ष 1947 विकल्प ए, वर्ष 1950 विकल्प बी, वर्ष 1951 विकल्प सी और वर्ष 1966 विकल्प डी। आसान सा सवाल है, मैं आशा करता हूँ आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। अब हम इसका सही आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है विकल्प डी, वर्ष 1966, अर्थात भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? वर्ष 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है, किसके द्वारा? यह हमसे पूछा गया। विकल्प ए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, विकल्प बी, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, विकल्प सी, राज्यसभा द्वारा, विकल्प डी, लोकसभा द्वारा। वेरी इजी क्वेश्चन। हमने इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, इस लाइन को पढ़ा था और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है विकल्प बी, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, अर्थात संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है? हमसे पूछा गया उनका कार्यकाल क्या है। विकल्प ए, अध्यक्ष 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर बना रह सकता है। विकल्प बी, अध्यक्ष 6 वर्षों की अवधि तक इस पद पर बना रह सकता है। विकल्प सी, या तो 1 या 2 जो भी पहले हो, अर्थात 1 या 2 जो यहाँ पे लिखा है वो है विकल्प ए और विकल्प बी जो भी पहले हो, और डी, चलो हम इसको यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं, ए या बी जो भी पहले हो। और नेक्स्ट है, अध्यक्ष अपनी उम्र के बावजूद 5 वर्ष तक इस पद पर बना रह सकता है। अब हम देखते हैं इसका सही आंसर। सही आंसर है विकल्प सी,
या तो एक या दो, जो भी पहले हो, अर्थात एक या दो का मतलब ए या फिर बी, जो भी पहले हो। यानी कि या तो वह 6 वर्ष की अवधि तक या फिर अपनी उम्र के 65 वर्ष तक, जो भी पहले हो अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यह भी कार्यकाल से ही जुड़ा हुआ है, बस यहाँ पे विकल्प बदले हुए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे विकल्प हैं, विकल्प ए 3 वर्ष, विकल्प बी 4 वर्ष, विकल्प सी 5 वर्ष और विकल्प डी 6 वर्ष। अगले क्वेश्चन में भी हमने इसका आंसर दिया था। तो दोस्तों इसका आंसर है विकल्प डी 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस अधिकारी की पदोच्चति प्रक्रिया में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? हमसे क्या पूछा गया? संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। वह अधिकारी कौन है? विकल्प ए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। मुझे पूरा यकीन है कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे प्रत्येक विकल्प को अपनी तरफ से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी जो प्रक्रिया होती है उसको हम राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया के इक्विवेलेंट देखते हैं और यहाँ पर महाभियोग शब्द का उपयोग करते हैं, अर्थात उसमें संसद के विशेष बहुमत द्वारा इनको हटाया जाता है। तो यहाँ पर संसद की भूमिका होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी संसद के द्वारा ही हटाया जाता है। फिर हमारे पास क्या बचा? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जिनको कि किसके द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, बिना संसद की किसी भूमिका के। आंसर नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1, 2 और 3, केवल 3। अब हमारा कौन सा गलत था? सॉरी, सही था केवल 3। तो हमें आंसर इसका मिल जाएगा विकल्प डी, आंसर केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम सवाल होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका है? हमसे क्या पूछा गया कि संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका कौन सी है, जो हमें नीचे विकल्प दिए गए। हमारे पास पहला विकल्प है, संविधान यूपीएससी को भारत में योग्यता प्रणाली का प्रहरी मानता है। आप बताइए क्या यह मानता है? दूसरा, यह केवल, एक शब्द क्या है यहाँ पे? केवल अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती से संबंधित है। तो देखो, यह इसको योग्यता प्रणाली का प्रहरी मानता है, बिल्कुल सही है, लेकिन केवल अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नहीं, बल्कि केंद्रीय सेवाओं और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं की भी भर्ती कराता है। इसलिए हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? केवल 1। उत्तर देखते हैं। निम्न कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर केवल 1। चलो मैं तो यहीं पे ख़त्म करना चाह रहा था, लेकिन अब 3-4 क्वेश्चन और हैं, उनको भी करा देता हूँ। जस्ट 2-3 मिनट का टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ अथवा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? विकल्प 1 अनुच्छेद 340, विकल्प बी अनुच्छेद 315, विकल्प सी अनुच्छेद 328 और विकल्प डी अनुच्छेद 238। सही आंसर दोस्तों क्या है? विकल्प बी अनुच्छेद 315। देखते हैं इसका आंसर। एग्जैक्ट अनुच्छेद 315 इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से कैसे हटाया जाता है? हमसे पूछा गया उनके सदस्यों को पद से कैसे हटाया जा सकता है। हमारे पास विकल्प हैं, गृह मंत्रालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री द्वारा, विकल्प बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर भारत के महान्यायवादी द्वारा, विकल्प सी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा, विकल्प डी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री द्वारा। देखो बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे टर्म प्रधानमंत्री, यहाँ पे गृह मंत्रालय है, कॉमन सेंस लगाएंगे गलत हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय, भारत के महान्यायवादी, भाई हम संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटा रहे हैं, महान्यायवादी का कोई रोल नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। किसी भी, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को देखें, अगर उसके सदस्यों को हटाने की बात आती है तो यह शक्ति राष्ट्रपति के पास ही रहती है।
उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और फिर प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का ऐसा कोई रोल रहता नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फाइनली हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर विकल्प सी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रत्येक वर्ष लोक सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। विकल्प ए 23 अप्रैल, विकल्प बी 24 अप्रैल, विकल्प सी 21 अप्रैल, विकल्प डी 1 अप्रैल। तो इसका आंसर देने से पहले मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बताऊंगा कि आप टॉपिक को ध्यान से पढ़ो। पढ़ने के बाद हो सकता है एक बार में आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो, वीडियो को पॉज करो या उसको वापस करो, फिर से प्ले करो, देखो। जब चीज़ें पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएं, उसके बाद ही जो टॉपिक पर आधारित हम प्रश्न करा रहे हैं आप उनको करें। और प्रश्न करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्रश्न का आंसर हमारे द्वारा दिए जाने से पहले खुद दें और उससे अपने आप का सेल्फ इवैल्यूएशन करें कि क्या आप सही आंसर दे पा रहे हैं। यदि आप सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो कहाँ पे चूक हो रही है, आप उस चीज़ को समझें और उस पर ध्यान दें। क्योंकि यदि आप अपने साथ धोखा करेंगे तो फिर ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। इस सवाल का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और यहाँ पे मैं इसका अवश्य आपको आंसर देता हूँ। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी 21 अप्रैल। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी अवश्य दें। आगे ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।